हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा काव्य हेतु। एमए बीए वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे काव्य हेतु का अर्थ क्या है। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ का कारण हो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु। ठीक है। काव्य हेतु का हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण, यानी कि काव्य जो है वो किसी भी चीज़ की उत्पत्ति का कारण बनती है। ठीक है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारण काव्य हेतु कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु जो है वो क्या है, कारण है। यानी कि अगर कोई भी काम को करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, तो काम जो है वो क्या है, काव्य, और कारण जो है वो है हेतु। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु के बारे में हम देखते हैं। जैसे आचार्य भमा जी जो हैं वो क्या है, प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं। यानी कि पहले काव्य को ही प्रधान मानते हैं, यानी कि कार्य को प्रधान मानते हैं, उसके बाद ही कारण आता है। कारण को स्वीकार करते हैं, यानी कि हेतु को स्वीकार करते हैं। आचार्य दंडी जी ने अपने ग्रंथ काव्य दृश्य में प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। यानी कि जो भी कार्य होता है, जो भी लोगों द्वारा व्यवहार किया जाता है, उसे ही काव्य हेतु का रूप उन्होंने दिया है, मानते भी हैं। और आचार्य वमन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं। यानी कि जो काव्य अलंकार है, अलंकार के बारे में मैंने बताया है, तो वो आप देख लेंगे। तो काव्य अलंकार की जो प्रतिभा है, जो उसके अंदर की गुण है, उसको ही वो जन्मजात काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। और आचार्य रुद्र ने प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास को काव्य के हेतु को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार काव्य के दो भेद हैं। पहला है सहज शक्ति, यानी कि जन्म से, और दूसरा है उत्पाद्य शक्ति, जो कि उत्पत्ति द्वारा। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही महत्व प्रदान किए हैं। यानी कि प्रतिभा, कोई भी चीज़ की जो प्रतिभा होती है, यानी कि चमक होती है, उसी को उन्होंने अपना मुख्य कारण माना है और उसके अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। सोमनाथ जी द्वारा देखेंगे कि किसी कवि की रचना को श्रवण कर पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य हेतु कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी रचना अगर कोई कवि कर रहे हैं तो उनके प्रति कार्य भी होगा और कारण भी, इसलिए उनकी रचना को वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अभ्यास करने के बाद उन्हें अगर कारण और काम समझ में आता है तो वो काव्य हेतु मान लेते हैं। आप देखेंगे आगे इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने प्रतिभा को ही मूर्धन्य स्थान दिया है। यानी कि कोई भी कविता, कोई भी कहानी के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, जिन्हें इन्होंने मूर्धन्य स्थान दे दिया, यानी कि काव्य का स्थान दे दिया है। दिनकर इन्होंने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को ही सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। यानी कि प्रतिभा हो गया, व्युत्पत्ति, अभ्यास, सामूहिक रूप, यानी कि सब चीज़ को जोड़कर जो काव्य सृजन होता है उसको ही काव्य हेतु मान लिए हैं। यानी कि उसमें प्रतिभा हो, समूह हो, यानी सब चीज़ में ही कार्य और काम दिख जाता है, कारण भी दिख जाता है, जिसे उन्होंने काव्य हेतु का नाम दिया है। आप देखेंगे प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना। यानी कि अगर कोई चीज़ को हम पढ़ते हैं उससे हमें सीखना, प्रेरणा मतलब क्या होता है, सीखना। कोई भी चीज़ अगर हमें सीखने को मिल रहा है तो उसे ही काव्य हेतु मान लिया जाता है। और अरस्तु ने क्या किया है कि उन्होंने प्रतिभा को ही महत्व दिया है और यह कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। यानी कि कोई भी चीज़ की जो सुंदरता होती है, प्रशंसा होती है, वो जन्मजात होती है। तो इसलिए उन्होंने काव्य प्रतिभा को ही काव्य हेतु मान लिया है। रेस जो है उन्होंने कहा है कि होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। यानी कि प्रतिभा तो है ही, कोई भी कविता, कोई भी कहानी अगर जब तक सुंदर नहीं होगी, उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, तो उसकी प्रतिभा कैसे सामने आएगी। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने साथ साथ अभ्यास का भी, अगर हम पढ़ेंगे, जानेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी जाकर हमें समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने अभ्यास का भी महत्व दिया है। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है और यह ईश्वर पद्धति शक्ति है। ठीक है। प्रतिभा के दो प्रकार होते हैं। पहला है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावयत्री प्रतिभा। काव्यत्री प्रतिभा में क्या होता है, कार्यत्री प्रतिभा में यह होता है कि वह किसी भी वह प्रतिभा होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखते हैं। यानी कि वो जिस लाइन जो कार्य पर कविता लिखते हैं, जो कारण पर कविता लिखते हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रतिभाएं दिख जाती है जो कि उन्हें कविता लिखने पर मजबूर नहीं कह सकते, कविता लिखने को प्रेरित करती है। और दूसरा ये होता है कि भावित्री,
इसमें क्या होता है कि यह वह प्रतिभा होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। यानी कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार उसे पढ़ा जाता है, अभ्यास करा जाता है, फिर उसके अंदर की प्रतिभा पाठक को दिखती है, जो कि वो कविता समझ में आती है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या है, इसके क्या अर्थ हैं? व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ है निपुणता। यानी कि कोई भी चीज़ की अगर हमें जानकारी होती है तो उसके बारे में हम निपुण जानकारी प्राप्त करते हैं, जभी हम जानकार माने जाएंगे। तो इसलिए निपुणता होती है व्युत्पत्ति का। और देखेंगे पंडित या विद्वता, ज्ञान की उपलब्धियों को भी व्युत्पत्ति कहा जाता है, व्युत्पत्ति कहा जाता है। यानी कि जो पंडित जी हैं उन्होंने पूरी तरीके से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान करा है। विद्वान, विविधता यानी कि ज्ञान, विद्वान, ये सब भी पूरी अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करे हैं, जिसके कारण उन्हें व्युत्पत्ति कहा गया है। जैसे संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतु में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। अगर हम अच्छे से निपुण होंगे अपने गुण में, अपने ज्ञान में, तो हमें पता होगा कि कौन से स्थान पर कौन सा शब्द होना चाहिए। उसी तरीके से व्युत्पत्ति का भी वही काम है कि किस स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा, उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से काव्य के हेतु हैं। अब इन्होंने देखा है कि व्युत्पत्ति को बहुत ही, प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का कार्य और कारण माना जाता है। और काव्य का निर्माण जो है वो तीसरे हेतु अभ्यास है। तीसरा जो है वो हेतु कौन सा है? तीसरा कारण है अभ्यास। ठीक है। अब आपको मैंने इतने कठिन टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।